कभी सुना है कि सड़क किनारे ठेले पर बैठा सब्जी वाला करोड़ों में खेल रहा है या एक ऑटो वाला अपने दोस्तों के साथ लाखों निवेश कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्कैम इन टॉरिस ज्वेलरी। टॉरिस ज्वेलरी ने वही सपना बेचा, एक हीरा नहीं, दौलत उगाने वाली मशीन। लेकिन असल में ये मशीन सिर्फ धोखे की चकाचौंध थी। हफ्ते में 12% का रिटर्न। सोचिए, अगर ऐसा सच में होता तो बैंक बंद हो जाता। फिर भी लोग फंसे क्योंकि लालच और भरोसे का खेल पुराना है। फिर भी लोग फंसे क्योंकि लालच और भरोसे का खेल पुराना है। हमारी मजबूरी और उनकी चालसाजी। आज 1.25 लाख से ज्यादा लोग ठगे जा चुके हैं। गांठ कब ऐसा गया और हाथ कुछ नहीं आया। सवाल यह है, हम कब सीखेंगे? ये सपना था या साजिश? क्या आपने कभी सोचा है, एक चमकती हुई ज्वेलरी की दुकान आपकी जिंदगी बना सकती है या बिगड़ सकती है? मुंबई के टॉरिस ज्वेलरी के नाम पर हजारों लोगों ने अपने सपनों के महल बनाए थे या बनाने की सपना देख रहे थे। मॉइसोनाइट के चमकदार पत्थरों में चमकता हुआ वादा, लेकिन वो सिर्फ चमकता हुआ वादा ही रह गया। निवेश करो, 10x 20x 30x 40x पैसा पाओ। लेकिन ये चमक सिर्फ एक धोखे की इनिशियल स्टेज थी। क्या हमारी जल्दी अमीर बनने की भूख हमें अंधा बना देती है? क्या हमारी जल्दी अमीर बनने की भूख हमें अंधा बना देती है? बुजुर्गों की जमीन बेचकर, बच्चों की पढ़ाई का पैसा लगाकर उन 1.25 लाख लोगों ने किस पर भरोसा किया? एक कंपनी, या उस कंपनी के पीछे छिपे उन मास्टरमाइंड पर जो अब टर्की, यूक्रेन, रशिया के बंगलों में बैठे नए स्कीम की प्लानिंग कर रहे हैं? कहाँ गया वो पैसा? कौन है जिम्मेदार? जवाब ढूंढने की जंग जारी है, पर सबक याद रखिए, चमक हमेशा सोने की नहीं होती। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो कंपनी का डायरेक्टर्स, कंपनी का एम्प्लॉइज, हवाला ऑपरेटर, कौन कौन ये जो पूरा स्कैम में इन्वॉल्व है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले ही जो नाम आता है वो है लल्लन सिंह। मुंबई में लल्लन सिंह ने 4-5 कंपनी खड़ी कर दी। ठीक है, उसमें से जो प्रोमिनेंट कंपनी था जो इस स्कैम में इन्वॉल्व था वो है एस्ट्रोजन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, प्रीशा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड और मूलैंड ऑनलाइन सर्विसेज जैसी फर्म। लेकिन ये असली कारोबार नहीं चला रहे थे, बल्कि धोखे की दुकान का जाल बिछा रहे थे। लल्लन सिंह का असली कमाई तो मनी लॉन्ड्रिंग से हो रही थी। इन कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए बैंक खातों में डाले गए, फिर अलग अलग खातों में घुमा फिरा कर साफ सुथरा बना दिया गया। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में जो चीज हुआ था, ये मैं वही चीज बोल रहा हूँ। मैं एकदम बहुत से छोटा करके ये मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, अदरवाइज ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग में जो फर्स्ट स्टेज होता है वो है सेटअप एनी शेल कंपनीज, या मतलब यूज एनी एग्जिस्टिंग शेल कंपनी, ये भी हो सकता है। नाम बड़े पर काम कुछ नहीं, बस कागजों पर मौजूद कंपनीज जिनका असल बिजनेस कुछ नहीं था। और जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये जो कंपनीज था उसका नाम था एस्ट्रोजन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, प्रीशा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड और मूलैंड ऑनलाइन सर्विसेज। उसके बाद क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो सेकंड स्टेज आता है वो है लेयरिंग। ठीक है, पैसा को एक जगह से दूसरी जगह फिर तीसरी जगह घुमा दिया गया, सो दैट जो जो असली सोर्स है वो छुप जाए। ठीक है, उसके बाद कागजी लेन देन दिखाकर, मतलब फर्जी कागज दिखाकर या पैसे को लीगल बना दिया गया। नकली रिसिप्ट, इनवॉइस, सब कुछ सेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है कि आखिर में वही पैसे को टॉरिस ज्वेलरी के खातों में पहुंचाएगा। इस तरह क्या हुआ कि जो आपका ब्लैक मनी है वो ब्लैक मनी सफेद बन गया। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे एक चीज हुआ था, ये एक्स्ट्रा है, जनरली मनी लॉन्ड्रिंग में इतना नहीं होता है। ऑनलाइन प्रमोशन भी हुआ था इस केस में, टॉरिस ज्वेलरी के स्कैम के केस में। वहाँ पे क्या हुआ कि ये जो जस्ट डायल कंपनी है ना, जस्ट इज जैसी साइटों पर विज्ञापन डाले गए। जैसे क्या हुआ कि टॉरिस के जो प्रोमोटर्स है या डायरेक्टर्स हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, ये लल्लन सिंह से संपर्क कर सके और धंधा ऐसे चलता रहा। अब बात जब देखिए हजारों करोड़ की हो, तो घोटाला ज्यादा दिन चुपता नहीं। जब निवेशकों को, मतलब इन्वेस्टर को रिटर्न मिलना बंद हुआ, तो पर्दे खुलने शुरू हो गई। पुलिस ने जब बारीकी से जांच की तो लल्लन का नेटवर्क पकड़ा गया। अब सवाल ये है, ये पैसा कौन लौटाएगा? लोगों की मेहनत की कमाई जो टॉरस की ज्वेलरी के बहाने लूटी गई, क्या वो वापस आएगी या फिर ये घोटाला यूं ही चलते रहेंगे? एक लल्लन पकड़ा जाएगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसके बाद इस स्कैम में और एक जो प्रोमिनेंट नेम है वो है, उनका नाम है अल्पेश खड़ा। ये अल्पेश खड़ा, ऑलमोस्ट इनका जो प्रोसेस है सेम ही है, लल्लन सिंह जैसा ही है। मतलब ये भी एक मनी लॉन्डर है। पहले सेल कंपनी स्टैब्लिश करना, उसके बाद लेयरिंग, उसके बाद ये सब जितना भी फर्जी कागज बनाओ, मतलब ये इन फेक इनवॉइसेज, रिसिप्ट, ये सब इशू करो, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो ये सब सेम प्रोसेस होता है। बट यहाँ पे जो कंपनीज है, यहाँ पे 2 कंपनीज आया था इनके शॉप। ललन सिंह के केस में जैसे हमने देख लिया ना कि एस्ट्रोजन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मूलैंड ऑनलाइन सर्विसेज, प्रीशा एडवाइजरी लिमिटेड। लेकिन अल्पेश खड़ा नहीं है, जिमेथिलिस्ट बोल के एक कंपनी था और उसके बाद था स्टीलर ट्रेडिंग कंपनी। जिमेथिस्ट का जो लोकेशन था वो था
किशानपोल बाज़ार जयपुर में था, मतलब वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड था। और एक था जो ये जो स्टीरर्स ट्रेडिंग कंपनी, ये लोकेटेड था जौहरी बाज़ार जयपुर, ठीक है। और उसके बाद एक कलवा देवी मुंबई में एक ब्रांच था ये स्टीरर ट्रेडिंग कंपनी का, जहाँ से ये जो जितना भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है ये संभालता था, ठीक है। अदरवाइज़ जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सेम ही रहेगा। अब डू यू नो हाउ अल्पेश खड़ा एंड ललन सिंह वेर अरेस्टेड? मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने 18 जनवरी 2025 को 54 वर्षीय अल्पेश खड़ा को गिरगांव मुंबई से गिरफ्तार किया। खड़ा पर आरोप है कि उसने लगभग 300 करोड़ का हवाला लेन देन किया और ये पैसा टॉरस के मास्टरमाइंड तक पहुंचाया। पिछले 3 महीनों में उसने यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी के जरिए 200 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। पूछताछ के दौरान खड़ा ने ये सब इनकार कर दिया, उसने सहयोग भी नहीं किया और सबूत नष्ट करने की कोशिश की, ठीक है। इसके बाद ललन सिंह पर आ जाते हैं। 58 वर्षीय ललन सिंह जो मुंबई के म्यूलुंड में रहता था, 20 फरवरी 2025 को इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग द्वारा गिरफ्तार किया गया उन्हें। सिंह कई कंपनियों का डायरेक्टर था। मतलब ये क्या है कि मान लीजिए एक कंपनी है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी को मनी लॉन्ड्रिंग करवाना है, तो ये क्या करता था, ये ललन सिंह को कॉन्टैक्ट करता था, ठीक है। ललन सिंह ये तो बोल देता कि मैं 1% के बदले में पूरा मनी लॉन्ड्रिंग कर दूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे उस कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन चाहिए, ठीक है। तो और वो कंपनी मान भी जाता था। तो ये उनका प्रोसेस था, ठीक है। और टॉरस ज्वेलरी के घोटाले में 13.48 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है, मतलब ललन सिंह के ऊपर आरोप है। जनवरी 6 को घोटाले का खुलासा होते ही वो फरार हो गया, ठीक है। इंटरेस्टिंगली पुलिस ने उसकी प्रयागराज कुंभ मेले में लोकेशन ट्रेस की, लेकिन भारी भीड़ के कारण उसे पकड़ नहीं पाई। आखिरकार जब वो मुंबई लौटा तो उसे वसी के एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार कर लिया गया। तो अल्पेश खड़ा हो गया, उसके बाद ललन सिंह हो गया। अब आ जाते हैं सर्वेश अशोक सुरभि। देखिए ये कौन है, देखिए ये 30 वर्षीय निर्देशक मतलब डायरेक्टर था, ठीक है। और ये जो टॉरस का पेरेंट कंपनी है ना, प्लैटिनम हार्म प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे ये काम करता था। और कभी मत सोचिएगा कि ये डायरेक्टर है मतलब क्या है कि आप टाई फाई पहन के सूट पहन के ऑफिस जाता था, ऐसा नहीं, ठीक है। इसका कोई एक्सपीरियंस था नहीं, ना इनका प्रॉपर एजुकेशन था, ठीक है। ये क्या बनाता था मुंबई में, मान लीजिए आपको आधार कार्ड बनाना है या आपको राशन कार्ड बनाना है या कुछ ज़ेरॉक्स करना है, आपको 1 मिनट में पिक्चर उठाना है, जैसे होता है ना, ये वही सब काम करता था। लेकिन ये एक टॉरस ज्वेलरी कंपनी का डायरेक्टर बन गया और पता नहीं कैसा, और इसका सैलरी भी 25,000। आपने कभी सुना है एक डायरेक्टर का कम सैलरी 25,000 होता है? लेकिन ये जो सर्वेश अशोक सुरभि, इसका जो सैलरी था ये 25,000 था, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये सब मतलब कंपनी का ऑपरेशन से इसका कुछ लेना देना था नहीं, या उनको पता नहीं था, इसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद और एक लड़की को पुलिस ने अरेस्ट किया, वो है ये, इनका नाम है तानिया ज़ारानोक्सोवा साटोवा, इनका नाम है। आई थिंक प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी इफ आई मिसप्रोनाउंस्ड इट, बट ये जब उनको अरेस्ट किया गया तो ये उस टाइम पे जनरल मैनेजर थी, ठीक है। उसके बाद और एक लड़की थी जिनका नाम है वैलेंटिना गणेश कुमार, ये रशियन नेशनल थी और ये स्टोर इंचार्ज थी। अच्छा, तानिया, अब मैं बोलना भूल गया, ये एक्चुअली उज़्बेकिस्तान की नागरिक थी, ठीक है। उसके बाद और एक था मुस्तफ़ा काराकॉक, ये तुर्किश नेशनलिस्ट थी, ये भाग गई, ठीक है। उसके बाद ये जो सबसे बड़ा जिनके ऊपर आरोप है वो है तौसीफ रियाज उर्फ जॉन कार्टर, ये 33 वर्षीय प्लैटिनम हेम्प प्राइवेट लिमिटेड का ये सीईओ था, ठीक है, जिसे महाराष्ट्र के लोनावाला के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। एंड ही इज एलिज्ड टू हैव प्लेड अ पाइवटल रोल इन ऑर्केस्ट्रेटिंग द इन्वेस्टमेंट्स इन टॉरस ज्वेलरी स्कैम, ठीक है। तो यही 8-9 लोगों के बारे में अभी जस्ट सामने आया है। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे बड़ा जो लाइमलाइट है, वो है कि मुंबई के नरीमन पॉइंट के पास एक वेजिटेबल वेंडर था, ठीक है। वो सब्जी विक्रेता मतलब वेजिटेबल वेंडर प्रदीप कुमार ममराज वैश्य, पूरा नाम उनका था प्रदीप कुमार ममराज वैश्य, ने टॉरस ज्वेलरी के घोटाले को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर और सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, आरोप लगाते हुए कि उनके और उनकी रिलेटिव्स फ्रेंड्स को ऑलमोस्ट 13.4 करोड़ से अधिक राशि का ठगी का शिकार बनाया गया। मतलब आप सोच के देखिए, एक सिंपल वेजिटेबल विक्रेता, या मान लीजिए उनके पास उनका रिलेटिव या उनका फ्रेंड के पास ऑलमोस्ट 13 करोड़ से ज़्यादा पैसा था, ठीक है। और इन इन लोगों को, ये जो टॉरस ज्वेलरी है, इन लोगों ने इन्हें चूना बना दिया, मतलब चूरन बेच दिया, और जिसके कारण क्या हुआ, इन लोगों ने जाके एफआईआर रजिस्टर कर दी। टॉरस ज्वेलरी घोटाले में अधिकारियों ने अब तक 35 करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं, जिसे ठगे गए निवेशकों को मुआवजा के रूप में वितरित किया जाएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुंबई और जयपुर में छापेमारी के दौरान 21.75 करोड़ की बैंक जमा राशि फ्रीज की, नगद, सोना और चांदी के आभूषण जब्त किया। ऑलमोस्ट 11 कार को भी अधिकारियों ने अपने कब्जे में लिया। टॉरस ज्वेलरी स्टोर से जब्त किए गए फर्नीचर की कीमत रफली 1.25 करोड़ आंकी गई है, जिसकी नीलामी के लिए ईओडब्ल्यू ने अदालत से अनुमति मांगी है। अब तक इन संपत्तियों को बेचा जाएगा और बिक्री से प्राप्त राशि निवेशकों को वितरित की जाएगी। मामले की जांच जारी है और घोटाले से जुड़ी अतिरिक्त संपत्तियों जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। टॉरस ज्वेलरी घोटाला हमें ये सिखाता है कि अगर कोई बहुत अच्छी
लग रही हो तो वो शायद एक धोखा है। 520%, 1000% वार्षिक रिटर्न के झूठे वादों ने हजारों लोगों को इस सुनियोजित वित्तीय जाल में फंसा दिया। हवाला ऑपरेटर से लेकर शेल कंपनियों तक ये पूरा घोटाला धोखे और भरोसे के दुरुपयोग पर टिका था। जो लोग इस घोटाले का शिकार हुए हैं उनके लिए न्याय की प्रक्रिया जारी है, संपत्तियां जब्त की जा रही है, पूछताछ हो रही है और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी सीख यही है कि वित्तीय साक्षरता ही ठगी से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। हमेशा सतर्क रहें, सवाल पूछें और अपने मेहनत की कमाई को समझदारी से निवेश करें। विद दिस नोट लेट्स wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।